स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SC फॉर योर क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ का पहला चैप्टर को करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। पहला चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति से जितने भी टाइप्स के आपको सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उन सभी टाइप के सवालों को हम लोग यहाँ पर इन ऑब्जेक्टिव सवालों के माध्यम से करने वाले हैं। यानी कि पूरा पहला चैप्टर बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। पहला सवाल हमारा क्या कहता है, देखिए कि निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े, तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े कि परिमेय संख्या कहाँ से आता है, तो वास्तविक संख्या से। हम लोगों ने पढ़े कि वास्तविक संख्या को, ये वास्तविक संख्या ये हमारा दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, तो दूसरा को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, दूसरा को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम उसे ही कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q जो है वह जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पर Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का एक ही सीधा अगर कहेंगे, कोई भी संख्या यदि आपको बट्टे में दिखाई देता है तो वो मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या यदि बट्टे यानी कि संख्या बट्टे संख्या यदि आपको कहीं पर दिख रहा है तो मेरा परिमेय संख्या है। शर्त एक ही रहता है कि जो इसका हर रहता है, डिनोमिनेटर जो रहता है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाता है, वही आपका परिमेय संख्या कहलाता है। हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपरिमेय संख्याओं को भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपरिमेय संख्या उसे ही कहते हैं जो आपको रूट के अंदर में दिखाई दे। रूट के अंदर में यदि आपको कोई भी संख्या दिखाई दे रहा है तो वो मेरा क्या है, वो मेरा अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोगों को कभी कभी इस तरह से दे दिया जाता है, रूट के अंदर में 4 को भी दिखाया जाता है। रूट के अंदर में 4 को दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा 4 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि 4 का वैल्यू हमको 2 निकल के आएगा। तो 2 को हम लोग 2/1 यानी कि संख्या बटा संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और तो रूट 4 जो है एक परिमेय संख्या है, न कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट के अंदर में वो संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, वो सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब अपरिमेय संख्या सभी को हम लोग बोलेंगे। ये हमारा पहला था। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा बात आपको याद रखना है कि यदि हम कोई भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच अगर हम जोड़ घटाव गुना भाग के साथ कोई अगर संक्रियाएं करते हैं और इससे जो भी हम लोगों का संख्या बनता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही रहता है। जैसे कि हम बात करें, इधर से हम ले लेते हैं क्या, इधर परिमेय संख्या, तो 2, 4, 5, 6 ये सब क्या है, ये सब मेरा परिमेय संख्या है, क्योंकि हम बट्टे के रूप में 1 लिख सकते हैं। मतलब संख्या बट्टा संख्या में है तो हम इसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो हम इधर से लाएंगे कोई भी परिमेय संख्या को और इधर से भी लाएंगे कोई अपरिमेय संख्या को, √3 को। तो इस प्रकार से यदि यह जो संख्या मेरा पूरा जो संख्या कहलाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। इसी के जैसा यदि हम लोग माइनस देते हैं तो भी मेरा क्या हो जाता है, मतलब इसे हम अगर 2 - √3 के रूप में लिखते हैं तब भी मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसे अगर हम लोग 2 × √3 लिखते हैं तो भी क्या हो जाता है, मेरा अपरिमेय संख्या रहता है। यदि कोई भी संख्याओं के संक्रियाओं के मध्य यदि आपको रूट दिखाई देता है, रूट के अंदर में एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, तो वो मेरा एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या रहता है। अपरिमेय संख्या से एक चीज़ आपको और याद रखना है कि यदि हम कोई 2 अपरिमेय संख्याओं को गुना करते हैं, कोई भी 2 अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं, जैसे कि हम बात करें √3 को और इसी का हम लोग गुना करेंगे √2 को, इस प्रकार से जो संख्या हमारा बनता है वो मेरा क्या बनेगा, √6, यानी कि जो भी संख्या बनेगा वो मेरा अपरिमेय संख्या ही होगा। मतलब कोई भी 2 अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि गुना करते हैं तो वो क्या बनता है, अपरिमेय संख्या ही बनता है। लेकिन हमेशा नहीं, अगर हम एक अपरिमेय संख्या को और उसी अपरिमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तो मेरा √3 और √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो 3 हो जाता है। इसका मतलब कोई भी 2 अपरिमेय संख्या, कोई भी 2 अलग अलग अपरिमेय संख्या को यदि हम लोग गुना करते हैं तो इससे हमारा अपरिमेय संख्या ही मिलता है। लेकिन कोई भी 2 सेम अपरिमेय संख्याओं का यदि गुना करते हैं तो इससे हमको क्या मिलता है, एक परिमेय संख्या मिलता है। एक चीज़ और आपको याद रखना है यहाँ से कि हम लोगों ने पढ़ा एक पाई चीज़ का नाम हम लोगों ने सुना है, जहाँ पर हम लोग मेंसुरेशन में हम लोग इसका यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। पाई जो एक, इसको हम लोग हमेशा अपरिमेय संख्या मानते हैं,
अपरिमेय संख्या मानते हैं, लेकिन पाई का वैल्यू होता है 22/7 और इस 22/7 को हम लोग हमेशा परिमेय संख्या मानते हैं। तो पाई जो एक अपरिमेय संख्या है और पाई का जो मान होता है 22/7 वो क्या होता है, वो हमारा एक परिमेय संख्या होता है। तो आपको ये चीज़ तो आपको ये सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको चाहे कोई भी सवाल दे दे आप आराम से बना लीजिएगा। पहला तो हमको कि कोई भी संख्या बटे संख्या में दिखे तो वो मेरा परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग के साथ कोई भी संक्रियाएं कराते हैं तो इससे जो भी से हमारा प्रोडक्ट बनता है वो मेरा अपरिमेय संख्या ही होता है। लेकिन यदि हम लोग कोई अपरिमेय संख्या को आपस में गुना करते हैं, कोई दो अपरिमेय संख्या को यदि आपस में गुना करते हैं तो वो मेरा परिमेय संख्या भी हो सकता है और वो मेरा अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। अब बात करें कि परिमेय संख्या के साथ कराएंगे तो परिमेय संख्या ही के साथ अगर जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो मेरा एक परिमेय संख्या ही आता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या। मैंने अभी बताया कि ये यहाँ पर √3 एक परिमेय संख्या है और √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच जोड़ घटाव गुना भाग के साथ अगर वह कोई संक्रियाएं किया हुआ रहता है तो मेरा एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या रहता है। तो ये मेरा परिमेय संख्या कभी नहीं होगा। अब यहाँ पर भी देखिए ये 10 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 10 और √3 किस रूप में, गुना के रूप में जुड़ा हुआ है, तो ये भी मेरा एक क्या है परिमेय संख्या नहीं है, ये भी मेरा एक अपरिमेय संख्या ही है। पाई का मान अभी बताया कि पाई जो होता है मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या रहता है लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो मेरा क्या होता है, परिमेय संख्या। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 की बात की जाए तो 3 को हम लोग क्या संख्या बट्टा संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और तो 3 मेरा क्या है, तो 3 मेरा एक परिमेय संख्या है। तो ये मेरा एक परिमेय संख्या है। आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा सवाल था लेकिन ये सारा चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि कल के दिन में यदि आपको कहीं से भी सवाल पूछ लिया जाता है तो आप आराम से बना सको। और यहीं से आपका बहुत सारा सवाल निकल करके आता है और इस सारा सवाल को आपको खुद से करनी है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अच्छा, नेक्स्ट सवाल में जाने से पहले एक अच्छा सवाल हमको देखने को मिला कि यहाँ पर हमको एक सवाल देखने को मिल रहा है कि मेरा दिया हुआ है क्या 2 के अंदर 7 है और यहाँ पर 3 के अंदर में मेरा 7 है। तो यह मेरा एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ये हमें पूछा गया है। तो मैंने अभी कहा कि यदि वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुना के साथ रहता है तो मेरा अपरिमेय संख्या रहता है। यहाँ भी परिमेय संख्या अपरिमेय की संख्या साथ गुना में है, मतलब अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये मेरा √7 और ये मेरा √7 आपस में कट भी तो सकता है। तो मेरा बचेगा क्या, 2/3, जो एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह से अपने दिमाग को थोड़ा सा दायां बायां घुमाने का अपना एफिशिएंसी यानी कि रखना पड़ेगा कि सही क्या है, थोड़ा सा गलत क्या है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में स्थित है। कौन निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है जो 2 और 3 के बीच में स्थित है, यानी कि जो कौन सा संख्या है जो 2 और इस 3 के बीच में स्थित है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि वह 1/2 है, ये 3/2 है, 4/2 है कि 5/2 है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। मतलब कोई भी, हम अगर बात करें 1 के बीच में और 2 के बीच में, तो इसके बीच में भी अनंत परिमेय संख्या रहती है। अनंत परिमेय संख्या कैसे बोलेगा, 1 और 2 के बीच में तो सिर्फ 1 के बाद 2 आता है, तो इसके बीच में अनंत बहुत सारी संख्याएं रहती है। अगर बात करें इसको क्या लिख सकते हैं, 1 है मतलब ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ऐसा करते करते 1.9 तक जाएंगे और फिर जा करके हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये भी हम ये जो जितने भी सारे संख्या हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, 1 और 2 के बीच में ही हमारा संख्या सब है। अभी अगर और भी बहुत सारे संख्या हो सकता है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 भी तो लिख सकते हैं, 0.02 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 1.001 लिख सकते हैं, 0.02 लिख सकते हैं। ऐसा करते करते अनंत परिमेय संख्या रहती है। तो याद रखिएगा, कोई भी दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या रहती है। तो हमें बताना है 2 और 3 के बीच में इनमें से कौन सा परिमेय संख्या स्थित है। तो यहाँ पर जो भी 2 और 3 के बीच जो भी संख्या रहेंगी वो हमारा क्या रहेगी, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, ऐसा करते करते 2.9 के बीच का ही वह संख्या रहेगा। अब हमको यहीं पर चेक करना है कि इनमें से कौन मेरा आ रहा है।
1/2 का मतलब क्या होता है, इसको जब भागा करेंगे तो 0.5 आता है। इसको करेंगे तो 2 × 2 और 2 × 5 = 10 आएगा। इसको करेंगे तो 2 आएगा। इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 5 10। अब देखना है कि 2.1 से लेकर के 2.9 के बीच कौन आ रहा है। ये 0 आया मतलब वो इधर का संख्या है, ये नहीं होगा। ये 1.5 है, 2 से पहले का ही संख्या है, तो ये भी मेरा नहीं होगा। ये मेरा 2 आया तो 2 को नहीं लेना है क्योंकि 2 के बीच का लेना है, 2 के बाद का लेना है, तो ये भी मेरा नहीं होगा। अब ये 2.5 देखिए, 2.1 2.3 2.5 जो 2 और 3 के बीच में स्थित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको अपने तरफ से दे रहा हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि ये 3/5 दिया हुआ है, एक हमें दिया है कितना 3/5 और 4/5 के बीच में कौन सा परिमेय संख्या स्थित है। आपका ऑप्शन रहेगा में से कोई नहीं। आपको बताना है कि 3/5 और 4/5 के बीच इनमें से कौन सा परिमेय संख्या स्थित है। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5, इसका मतलब इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 कितना हो जाएगा 30 हो गया, 5 6 30 इसी के बीच का होगा। और इसको अगर निकालेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0.58 40, यानी कि 0.6 और 0.8 के बीच का ही जो भी संख्या होगा वो मेरा होगा। इसका अगर निकालेंगे तो ये मेरा कितना निकलेगा 0.3 निकलेगा। 0.3 मतलब ये पीछे का ही हो गया, तो ये तो मेरा नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, तो इसको करेंगे तो क्या होगा 0.7 चौके 28, 7 5 6 35, 7 7 49, ये 0.57 0.5 ये 0.6 है, मतलब ये भी मेरा इधर ही का हो गया, ये भी मेरा नहीं होगा। इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये मेरा होगा 0.7 हो जाएगा। देखिए 0.7, तो 0.6 के बाद क्या आता है 0.7 ही आता है, जो 0.7 और 0.8 के बीच में स्थित है। तो इस प्रकार से हम इसको ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारे सवाल दिए जा सकते हैं, उन सभी सवालों को आपको अपने से करना है। बस बेसिक आपको समझना है कि कोई भी दो संख्याओं के बीच में यदि कोई परिमेय संख्या पूछता है तो आप आराम से उसको ज्ञात कर सकते हैं। दशमलव में पहले उसको निकाल लीजिए और फिर देखिए कौन कौन संख्या उसमें स्थित है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए अगला आपका क्वेश्चन क्या रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। देखने में एक छोटा सा सवाल है, लेकिन यहाँ से आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है, कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या रहता है क्या हम सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं क्या, ये हमें क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसको जानने के लिए हमको एक टेबल को याद रखना पड़ेगा कि हाँ एक हम लोग उनका टेबल होता है संख्याओं का, कि किसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, किसे पूर्ण संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। यदि वो आपका माइंड में है तो ये सारा सवाल चाहे 10 पूछे 20 पूछे आप सारा चीज़ को आप बना लोगे। देखिए वो टेबल फिर वो जो चार्ट है हमारा वो किस प्रकार से बनता है। आपको पता है कि दुनिया में दो टाइप का संख्या मिलता है, एक को बोलते हैं वास्तविक संख्या और एक को बोलते हैं अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ना। तो वास्तविक संख्या जो होती है, जो भी आपका वास्तविक संख्या होता है भाई, देखो जो भी आपका वास्तविक संख्या होता है, जो भी आपका वास्तविक संख्या होता है उसके दो भाग होते हैं। वास्तविक संख्या का दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, एक को बोलते हैं परिमेय संख्या और एक को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, एक को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, एक को बोलते हैं परिमेय संख्या और एक को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसके अंदर में रूट रहता है, लेकिन रूट के अंदर में जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए तो और इसी के साथ ही इसका खत्म हो जाता है। लेकिन जो परिमेय संख्या रहती है, इस परिमेय संख्या का 3 पार्ट रहता है, मतलब परिमेय संख्या से ही हमारा 3 टाइप का संख्या बनता है। और वो कौन कौन सा संख्या होता है, देखिए वो हमारा संख्या रहता है, देखिए क्या वो हमारा रहता है दशमलव, वो रहता है हमारा दशमलव में, वो रहता है हमारा भिन्न में, और एक रहता है हमारा पूर्णांक में।
वो हमारा रहता है क्या, पूर्णांक में। जो भी हमारा परिमेय संख्या रहता है वो परिमेय संख्या 3 टाइप के संख्याओं से मिलकर के बना होता है, दशमलव संख्या, भिन्न वाला संख्या और पूर्णांक वाला संख्या। तो पूर्णांक वाला जो संख्या रहता है पूर्णांक वाला जो संख्या रहता है वो भी हमारा एक टाइप के संख्याओं से मिलकर के बना होता है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। और इसी पूर्ण संख्या से मिल करके बना होता है हमारा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। इसी पूर्ण संख्या के से मिल करके बना होता है क्या, प्राकृतिक संख्या। यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन ये पूछा गया है, सिर्फ यही नहीं और बहुत सारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं। आपको पूछा है कि हम लोग प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, क्या हम प्राकृतिक संख्या सबको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं कि नहीं, मतलब जो प्राकृतिक संख्या बना है क्या वह पूर्ण संख्या से बना है, तो हाँ, यानी कि जो भी प्राकृतिक संख्या है वो मेरा पूर्ण संख्या से ही मिलकर के बना होता है। मतलब प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, लेकिन क्या हम पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं क्या, मतलब प्राकृतिक संख्या का घर में क्या पूर्ण संख्या ही होती है क्या। इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा, जो भी हमारा परिमेय संख्या रहता है वो हमारा 3 टाइप के संख्याओं से मिलकर के बना होता है। एक होता है दशमलव, दशमलव मतलब आप लोग जानते हैं 0.1, 0.2, 2.3, दशमलव टाइप का संख्या से मिलकर के बना होता है। भिन्न का मतलब होता है बट्टे में कोई संख्या रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भिन्न संख्या। और पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं, मतलब यह प्लस में भी रहेगा, जीरो भी रहेगा, इसमें प्लस का 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, ऐसा ऐसा करके अनंत रहेगा। इधर भी हमारा -1 में रहेगा, माइनस में 2 रहेगा, इस तरह से, मतलब माइनस वाला संख्या भी रहेगा, प्लस वाला संख्या भी रहेगा और जीरो भी रहेगा। तो ऐसे संख्याओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर पूर्णांक संख्या में के बारे में बात करते हैं, पूर्ण संख्या। इसी पूर्णांक संख्या का घर में यदि जीरो से लेकर के जितना भी संख्या हम लोग का रहता है उन सभी संख्याओं को अगर लेकर के हम लोग जो भी संख्या का समूह बनाते हैं उन संख्याओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसी पूर्ण संख्या का घर से जब हम लोग जीरो को छोड़ करके एक से जितना भी संख्या स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा करके अनंत तक, इन सभी संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन में चाहे कुछ भी पूछे आप आराम से जवाब दे सकते हैं। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या प्राकृतिक संख्या सबको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या सब क्या पूर्ण संख्या के घर में है कि नहीं है। तो 1 से स्टार्ट है, मतलब ये तो 0 से स्टार्ट है, तो प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के घर से ही मिल करके बना हुआ है, पूर्ण संख्याओं के घर के संख्या से ही मिलकर से ही बना है। अतः जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उन सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। अब आपको पूछेगा क्या हम लोग प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं क्या, तो ओबियसली बोल सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्णांक के घर में है, तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या हम पूर्णांक संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं क्या। अब यहीं से आपको पूछेगा क्या हम लोग इस परिमेय संख्या को, क्या हम लोग इस परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, इस परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं क्या। तो परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर ही आता है मेरा ये तीनों आता है। क्या हम लोग परिमेय संख्या को ये पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या हम लोग प्राकृतिक संख्या को क्या हम लोग प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर ऊपर तरफ जाएंगे तो हम नहीं बोल सकते। अब यहीं से पूछेगा क्या हम लोग परिमेय संख्या को, क्या हम लोग परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं क्या। जो भी हमारा परिमेय संख्या है उसे हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं क्या। हाँ, जो भी परिमेय संख्याएं हैं वो मेरा वास्तविक संख्या से ही तो मिल करके बना है। लेकिन हम बोलेंगे क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि कुछ वास्तविक संख्या मेरा अपरिमेय संख्या भी होती है। तो देखिए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए क्या कह रहा है कि 36/100 का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। शांत और अशांत से हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा कि हमको कोई परिमेय संख्या दिया और अगर पूछेगा कि ये जो दशमलव प्रसार है वो मेरा शांत है, अशांत है, अनवसानी, शांत है, अशांत है, अनवसानी आवृत्ति है या अनवसानी
अनावृत्ति है। अब तो हम कंफ्यूज रह जाते हैं कि अन्वसानी आवृत्ति क्या होती है, अन्वसानी अनावृत्ति क्या होती है, किसे शांत कहेंगे और किसे हम अशांत कहेंगे, वो सारा चीज़ हम लोग जानेंगे, फिर जा कर के हम इसको टिक करेंगे। देखिए हमारा जो भी हमको संख्या मैंने आपको बताया, जो भी हमारा संख्या रहती है, वास्तविक संख्या जो हमारा रियल नंबर होता है वो हमारा कितना होता है, वो हमारा 2 टाइप का होता है। जो भी वास्तविक संख्या रहता है वो हमारा 2 टाइप का रहता है। एक को बोलते हैं हम परिमेय संख्या, एक को बोलते हैं हम परिमेय संख्या। इस चीज़ को आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान देना है। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या और दूसरा को बोलते हैं भाई अपरिमेय संख्या, दूसरा को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो जो भी हमारा परिमेय संख्या जिसको हम लोग P बट्टा Q के रूप में लिखते हैं, मतलब संख्या बट्टा संख्या में यदि कोई संख्या रहता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और जब हम उसको सॉल्व करते हैं, भाग देते हैं, तो उसका हमें रिजल्ट 2 टाइप का मिलता है। इस परिमेय संख्या का रिजल्ट हमें 2 टाइप का मिलता है। कि हम लोग दशमलव प्रसार को देखें तो वो हमारा 2 टाइप का दशमलव प्रसार देखने को मिलता है। एक बोलते हैं शांत और एक को बोलते हैं अशांत। शांत बोलते हैं, शांत कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी संख्या को यदि हम भाग करते हैं और वो उसका अगर शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है, मतलब पूरी अगर वो भाग जाता है, जैसे कि 2 का अगर हम लोग 2 से अगर हम 4 को भाग देते हैं तो 2 दूनी 4 हमको मिलता है, यानी कि शेषफल जो है इसमें हमको क्या 0 देखने को मिलता है। तो इसमें पूरी भाग जाता है, मतलब एक समय जा करके ये भाग पूरी रुक जाता है। तो ऐसे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को हम लोग क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार और एक को बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ये अशांत दशमलव प्रसार किसको बोलेंगे, देखिए हमारा 1/3, कोई भी देखिए हम एक संख्या ले लेते हैं 1/3, ये भी एक हमारा परिमेय संख्या ही है। लेकिन जब हम इसको भाग देने के लिए जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा 0.0, फिर हम 2 3 तिया 9, फिर हमारा 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 तिया 9 करेंगे, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 तिया 9 करेंगे, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 3 आएगा, फिर 1 0 आएगा। तो इस प्रकार से यह भाग जो है कभी भी शेषफल इसका 0 हमें नहीं मिलेगा। मतलब इसका भाग 3 का, अगर 3 से यदि हम 1 को भाग देंगे तो इसका भागफल हमें, इसका जो शेषफल है वो हमें नहीं मिलेगा, बल्कि इसका जो भागफल है वो 3 3 3 3 के रूप में आते ही जाएंगे। मतलब ये रुकेगा ही नहीं, यह भाग रुकेगा ही नहीं। तो इस प्रकार के भागफल को हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। इस प्रकार के परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है वो हमारा क्या होता है, अशांत होता है। मतलब इसमें क्या आ रहा है 0 और उसका 3 जो होता है वो रिपीट होते जा रहा है, कितनों भी देते जाएं ये 3 आते ही रहेगा। मतलब क्या है, ये अशांत नहीं है, ये मेरा शांत नहीं है, ये मेरा अशांत है। तो वैसा दशमलव प्रसार जिसका शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं होती है, बल्कि उसका भागफल हमें कोई एक संख्या बार बार मिलते रहता है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत दशमलव प्रसार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अन्वसानी आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति, अशांत दशमलव प्रसार जो भी होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि 1/3 का मैंने किया 0.333 आते रहा, तो इसी टाइप के दशमलव प्रसार को अन्वसानी आवृत्ति कहते हैं या फिर अशांत बोलते हैं। तो जो भी परिमेय संख्या अन्वसानी आवृत्ति होती है वो मेरा अशांत होती है और वो मेरा परिमेय संख्या ही होती है। यानी कि एक परिमेय संख्या 2 टाइप का हमको देखने को मिलेगा। एक तो शांत मिलेगा जिसको भाग देने पर पूरी हमको शेषफल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक संख्या ऐसे मिलेगा जिसको भाग देने पर हमें कभी भी शेषफल 0 नहीं मिलेगा, बल्कि भागफल जो है एक संख्या बार बार आते ही जाएंगे। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार, यानी कि इस प्रकार के परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत बोलते हैं, और अशांत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अन्वसानी आवृत्ति बोलते हैं। तो अन्वसानी आवृत्ति जो है क्या है, एक प्रकार का परिमेय संख्या ही है। कभी इस प्रकार से यदि आपको कोई संख्या देखने को मिल रहा है जो एक परिमेय संख्या का अशांत रूप को प्रदर्शित कर रहा है, तो यह हमारा अन्वसानी आवृत्ति है। अब आता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए अपरिमेय संख्या जो होता है वो हमारा अन्वसानी आवृत्ति नहीं होती है, वो होता है हमारा अन्वसानी। जितने भी टाइप के हमें अपरिमेय संख्या देखने को मिलती है
उन सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को ही हम लोग अन्वसानी अनावृत्ति बोलते हैं। इसका कहने का क्या मतलब होता है, देखिए यदि हम लोग बात करें किसका, पाई को हम लोगों ने क्या कहा था, पाई को हम लोगों ने एक अपरिमेय संख्या कहा था। पाई की अगर मान देखें ना तो पाई के जो वैल्यू होता है वो होता है 1.41। देखिए दूसरा टाइप का संख्या, एक तो है परिमेय संख्या जिसको हम लोग शांत और अशांत बोल सकते हैं। अब दूसरा टाइप का संख्या आता है हमारा अपरिमेय संख्या। जो भी हमारा अपरिमेय संख्या रहता है उस अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर देखा जाता है तो उसमें एक गुण पाया जाता है अन्वसानी अनावृत्ति का। अन्वसानी अनावृत्ति का मतलब होता है कि वह नियम के अनुसार जो है वह उसका प्रसार नहीं हो रहा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे इस पाई का, तो पाई को हम लोगों ने क्या कहा था, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वह एक परिमेय संख्या होता है। तो पाई का अगर हम लोग वैल्यू को देखेंगे ना तो वह कुछ 1.41592653 ऐसा करते करते संख्या आते जाएंगे, लेकिन कोई भी संख्या रिपीटेड की तरह नहीं आते रहेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था 1/3 का अगर हम लोग भाग दिए थे तो 3 3 3 3 3 3 मतलब 3 का रिपीट बार बार 3 प्राप्त होता था। यहाँ पर कोई भी संख्या इस प्रकार से रिपीटेड हमको नहीं मिलेगा, उसी को ही बोलते हैं अन्वसानी अनावृत्ति। मतलब पुनरावृत्ति कोई भी संख्या का नहीं होता है एक रेगुलर फॉर्म में, उसी को ही बोलते हैं अन्वसानी अनावृत्ति। तो जितने भी अपरिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो मेरा अन्वसानी अनावृत्ति होती है, और जितने भी परिमेय संख्याएं होती है उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो तो एक मेरा शांत भी देखने को मिलता है और एक अशांत देखने को मिलता है। अशांत वाला दशमलव प्रसार जिसका होता है उसी को ही हम लोग अन्वसानी आवृत्ति बोलते हैं, और उसमें जो होता है भागफल यानी कि शेषफल हमें 0 नहीं मिलता है, और भागफल के रूप में एक संख्या का बार बार आते रहने का हमको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि अन्वसानी अनावृत्ति क्या होती है और अन्वसानी आवृत्ति क्या होती है। तो अन्वसानी अनावृत्ति का जो गुण होता है वो हमारा अपरिमेय में देखने को मिलता है, और अन्वसानी आवृत्ति का जो गुण होता है वो हमें परिमेय संख्या में देखने को मिलता है। इस चीज़ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए क्या बोल रहे हैं। क्या 36/100 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, या फिर अन्वसानी आवृत्ति है या फिर अन्वसानी अनावृत्ति है। हम लोग यहीं से चेक करते हैं। अन्वसानी अनावृत्ति, अन्वसानी अनावृत्ति हमने देखा, अन्वसानी अनावृत्ति का जो गुण होता है वो हमारा अपरिमेय में देखने को मिलता है। अपरिमेय में देखने को मिलता है। तो ये जो हमारा 36/100 है इसको अगर हम लोग भाग देंगे ना तो ये 0.36 हमको मिलेगा, 0.36, और इसके बाद भाग हमारा नहीं जाएगा, यानी कि शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यह तो मेरा एक परिमेय संख्या है, संख्या बटा संख्या है। तो परिमेय संख्या में अन्वसानी अनावृत्ति का गुण तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, उसमें देखने को मिलता है अन्वसानी आवृत्ति का गुण देखने को मिलता है। तो ये ऑब्जेक्ट तो हम लोगों का क्या हो गया, गलत हो गया। अन्वसानी आवृत्ति को अगर बोलें तो अन्वसानी आवृत्ति का मतलब होता है परिमेय संख्या तो है लेकिन इसका दशमलव प्रसार भी हमें क्या अशांत रूप में देखने को मिलता है, मतलब शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है। लेकिन हमें तो यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो शांत वाला हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस टाइप का सवाल आपको बहुत सारा दिया हुआ है यहाँ पर कि 1/11 का दशमलव प्रसार शांत है, अन्वसानी आवृत्ति है, अन्वसानी अनावृत्ति है, या इनमें से कोई नहीं। फिर और हम लोगों का सवाल मिलता है कि 4.1/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार से है, आपको वही चेक करना है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टाइप, यानी कि 0.3 का ऊपर में बार लगा हुआ है, इसका भिन्न रूप क्या होगा, वही हम लोग चलिए नेक्स्ट में समझेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन को आपको खुद से ही जवाब देना है जो आपको क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर दिख रहा है। हमारा 5वां नंबर का सवाल है। सिर्फ 5 नंबर का सवाल नहीं है भाई, ये 5वां टाइप का सवाल है। जितना भी मैंने कराया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वो टाइप था, उस टाइप के आपको बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। हम सभी सवालों को रट्टा नहीं मारेंगे, बल्कि उस टाइप से जिस बेसिक से हमें क्वेश्चन को पूछा गया उस बेसिक चीज़ को ही हम जानेंगे, ताकि वहाँ से यदि हमें कोई उच्च और भी सवाल अगर दे देता है तो हम उसे आराम से टिक कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं समझ के बूझ के। तो उसी प्रकार से एक नया क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए कि 0.3 के ऊपर जो एक साइन लगा हुआ है उसको बार बोला जाता है, यानी कि 0.3 का बार का P/Q के रूप में स्थित है। मतलब 0.3 का बार को हम लोग 1/3 के रूप में, 3/10 के रूप में, 3 या फिर 10/3 के रूप में लिख सकते हैं। इनमें से कौन सा हमारा सही है?
तो इसका सही आंसर हम लोग को निकालना है। कोई भी संख्या का, याद रखिएगा, कोई भी संख्या का हम लोग, कोई भी अगर दशमलव में हमें संख्या दिया हुआ है, जैसे कि 0.3 का ही बात करें, इसको अगर हमें p/q के रूप में तोड़ना है, परिमेय संख्या के मतलब p/q के रूप में यदि आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो इसको कुछ करना नहीं है। जो भी हमारा संख्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसको क्या करना है, इसको हटाना है बार के इस दशमलव को हटाना है और कुछ नहीं लिखना है। ऊपर में जो हमारा बार के ऊपर, बार में जो संख्या उसे लिखना है, और दशमलव के बाद बार में कितनी संख्याएं हैं, तो बार में सिर्फ एक संख्या है, तो हमें एक ठो यहाँ पर 9 लिखना है। उसी प्रकार से अगर हमें दूसरा क्वेश्चन दे देता है कि 0.5 दे देता है, 0.5 का हमें बार दे देता है इस प्रकार से, तो इसको भी बनाएंगे किस प्रकार से, कुछ नहीं करना है। ऊपर में मेरा 5 है तो 5 लिखेंगे, और बट्टा का नीचे हम देखेंगे कि बार कितनी संख्या के ऊपर है। तो ये जो बार का चिन्ह है वो सिर्फ एक ही संख्या के ऊपर है, तो इस बार का बदले में हम लोग क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे। तो इस टाइप से हम कोई भी संख्या को अगर दे देता है, क्वेश्चन नंबर अगर हमको दूसरा दे देता है कि हमें 0.001 का बार इस प्रकार से दे देता है, तो इसको कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। ऊपर में क्या है दशमलव को हटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पर, और बट्टा का नीचे क्या बचेगा, इस 0 को हम नहीं उतार रहे हैं, दशमलव के बाद है फिर भी, तो दशमलव के बाद अब बट्टा के नीचे हम क्या लिखेंगे, तो हम बट्टा के नीचे हम देखेंगे कि बार कितनी संख्या के ऊपर में है। तो जो बार है मेरा वो 0 0 0 और 1 यानी कि 3 संख्या के ऊपर में है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1, और बट्टा का नीचे 1 9 2 9 और 3 9 लिखेंगे। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी टाइप के हमें सवाल दिए जाएंगे। हाँ, यदि इस टाइप का हुआ, ये हमारा फर्स्ट टाइप का सवाल। दूसरा टाइप का सवाल आपको कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, यहाँ पर दोनों ही संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, बल्कि किसी एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इस टाइप के सवाल को किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ये फर्स्ट टाइप का है इसी बार वाले सवाल का। दूसरा हमारा टाइप का देखिए, तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो हमें ऊपर में लिखा हुआ है उसी 47 है तो 47 को लिखना है, दशमलव का पहले वाला संख्या सबको नहीं लिखना है। नीचे में क्या लिखेंगे, तो बार के लिए मैंने बताया कि 9 लिखना है, तो कितनी संख्या के ऊपर है, तो एक संख्या के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम एक ठो 9 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, एक संख्या के ऊपर है इसलिए हम क्या किए, एक ठो हम 9 को लिख दिए। और उसके बाद जनरली हम लोग जो जानते हैं, कोई भी दशमलव में संख्या, अगर दशमलव में अगर कोई संख्या रहता है और इस दशमलव को हटाना रहता है, तो उसके बदले में हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। तो दशमलव के बाद एक ऐसा संख्या है जिसके ऊपर में कोई भी बार नहीं लगा हुआ है, तो बार नहीं लगा हुआ संख्या के बदले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाता है, यहाँ पर माइनस करना पड़ता है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो 4 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43, ये हो जाएगा मेरा 43, और बट्टा का नीचे कितना होगा, तो बट्टा का नीचे हो जाएगा मेरा 90। 43/90 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, चलिए 0.63 का पावर में बार, इस प्रकार से अगर हम का बार इस तरह से अगर क्वेश्चन हमको दिया हुआ है तो इसका सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, तो हम उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर 63 है तो 63 लिखेंगे, बार कितना संख्या में बार है, तो एक संख्या में बार है उसके लिए 9 लगाएंगे। कितना संख्या में बार नहीं है, एक ठो में, तो बार नहीं है उसके लिए क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। और क्योंकि इसमें बार नहीं है तो इसमें माइनस करना पड़ेगा किसको, जिसका ऊपर में बार नहीं लगा हुआ है। 6 के ऊपर में बार नहीं लगा हुआ है तो हम 6 को क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 12 यानी कि 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 बचेगा, तो ये मेरा 5 हो जाएगा, और बट्टा का नीचे ये मेरा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.63 जो यहाँ पर बार आ रहा है, ये जो है मेरा इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। और इस प्रकार के दशमलव प्रसार को किस प्रकार का दशमलव प्रसार बोलते हैं, अन्वसानी आवृत्ति बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बार मेरा लग गया है। ठीक है, अनावृत्ति का जो गुण पाया जाता है वो हमारा अपरिमेय संख्या के ऊपर देखने को मिलता है। तो इस टाइप के सवाल को आप आराम से बना लीजिएगा इस प्रकार से। हाँ, कोई बच्चा अगर बोलता है कि इसके बेसिक किस प्रकार से होता है, कि आप इस प्रकार से कैसे करते हैं, तो चलिए एक ठो मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ कि ये हमारा बेसिक किस प्रकार से होता है। यदि आपको सब्जेक्टिव में पूछ देता है तो भी आप इसे आराम से बना सकते हैं।
जैसे कि हम इसी को लेते हैं, चलिए 0.3 को, जैसे कि हमको दिया हुआ है क्या 0.3 का बार, हमें मान लेते हैं इसको x बराबर हम मान लेते हैं कि हमारा ये 0.3 का पावर बार हमें दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को हम 10 से पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे। बार हमारा एक संख्या के बाद है पर है, इसीलिए हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। इसे हम देखिए इस चीज़ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0.333 ऐसे ऐसे अनंत तक लिख सकते हैं, और इसमें भी हम क्या कर देंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा तो 10x तो 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जब 10 से इसको गुना कर देंगे तो ये मेरा 3.333 इस तरह से हो जाएगा। बोलेगा किस प्रकार से यह 1 दशमलव हो गया, तो देखिए कोई भी संख्या को अगर हम 10 से गुना करते हैं इस तरह से रहता है। चलिए हमारा यहाँ पर दशमलव है, और इसको यदि हम 10 से या फिर कोई भी जीरो वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा क्या हो जाता है 2 4 4 और 0 होता है। दशमलव 1 2 ठो के बाद है, मतलब यहाँ पर अब दशमलव कहाँ पर लग गया 2 4 दशमलव 4, दशमलव देखिए यहाँ पर 4 4 के बाद था, अब दशमलव 4 के बाद आ गया। कोई भी संख्या से अगर दशमलव वाली संख्या को यदि हम लोग 10 से 100 से गुना करते हैं तो वो दशमलव हमारा क्या हो जाता है, एक क्या हो जाता है आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब यही चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इधर मेरा 10x है और बराबर में 3 प्लस में 0 पॉइंट, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 0.333 इस प्रकार से डॉट 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 डॉट। इस 10x को तो 10x में ही लिखेंगे हम, और 3 को भी 3 लिखेंगे, लेकिन ये जो हमारा पूरा संख्या है उसको हम क्या माने हैं, उसे हम x माने हैं, तो इसके जगह पर हम x लिख सकते हैं। अब इस x को बराबर की इधर लाएंगे तो ये मेरा 10x हो जाएगा और माइनस का 9 हो जाएगा, और उधर बचेगा मेरा 3 x हो जाएगा और इधर बचा है 3। तो 10x में x घटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, और बराबर में 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 3/9 हो जाएगा। 3 एका 3 और 3 तिया 9, इस प्रकार से x का जो वैल्यू आया वो कितना आया 1/3 आया। x का वैल्यू कितना आया 1/3 आया। देखिए वही चीज़ हमारा था, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था 0.3 का बार दिया हुआ था। इसको अगर हम लोग इस प्रकार से सॉल्व ना करके बेसिक से सॉल्व करेंगे तब भी हमारा 1/3 इसका आंसर आ ही जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3 एका 3 3 तिया 9, यानी कि 1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा और आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको दिख रहे होंगे, इन सभी सवालों को आपको खुद से लगाना है, खुद से करना है। यदि कहीं पर डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक का स्पेशल वीडियो मैं आपको ला करके दूंगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर। तो देखिए अगला हमारा सवाल है परिमेयकरण के ऊपर। मैंने कोई भी क्वेश्चन को नहीं लिया, परिमेयकरण को समझते हैं। और परिमेयकरण अगर कोई भी संख्या का करने के लिए कहता है तो हम इस प्रकार से इस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। मतलब अगला टॉपिक ही हमारा बनता है क्या, वो हमारा परिमेयकरण के ऊपर अगला टॉपिक हमारा बनता है। तो परिमेयकरण क्या होता है, देखिए परिमेयकरण करने का क्यों ज़रूरत पड़ता है। देखिए कोई भी संख्या जब हमारा अपरिमेय रहता है, किसी भी संख्या का यदि हमारा हर अपरिमेय संख्या रहता है, तो देखिए ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है, ये भी हमारा एक प्रकार का भिन्न है। तो इस भिन्न में भी हर, देखिए इसका हर जो है रूट में है, मतलब यह क्या है एक अपरिमेय संख्या है। इस 2 नंबर में भी देखिए क्वेश्चन में कि इसमें √7 है माइनस √6 है। कोई भी दो अपरिमेय संख्या यदि प्लस माइनस के साथ संक्रियाएं करता है तो वो मेरा परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। परिमेय संख्या तब होता है जब एक ही प्रकार के संख्या गुना में रहे तो, लेकिन यहाँ पर हमारा अलग अलग टाइप का सवाल है। मतलब ये भी हमारा क्या है एक अपरिमेय संख्या है, इसका हर भी अपरिमेय संख्या है और इसका हर भी हमारा एक अपरिमेय संख्या। तो कभी भी अपरिमेय जिस संख्या जिस भिन्न का हर अपरिमेय संख्या रहता है उसको हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उसका एक एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या का हम लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता है हम लोग एग्जैक्टली उसका मान कितना लेंगे, क्योंकि उसका मान तो बढ़ते जाता है अनावृत्ति और क्या बोलते हैं अनुसानी अनावृत्ति के रूप में इसका दशमलव प्रसार होने की वजह से। तो इसी हर को परिमेयकरण करने के लिए, मतलब इस जो हर है जो अपरिमेय संख्या, इसी हर को परिमेय संख्या में बदलने के लिए किया जाता है परिमेयकरण। देखिए वो प्रोसेस किस प्रकार से किया जाता है, वो बहुत ही इजी है। जैसे कि इसको करेंगे परिमेयकरण तो ये क्या मेरा 1/2 के रूप में आपको दिख रहा है, और अब 1/√2 के रूप में आपको दिख रहा है। जब परिमेयकरण किया जाता है किसका किया जाता है हर का, तो इसी हर को दोनों के साथ ऊपर भी और नीचे भी
ऊपर भी और नीचे भी हमको क्या करना है, गुना करना है। तो √2 और 1 को अगर गुना करते हैं तो ये मेरा √2 हो जाता है, और नीचे √2 और √2 को गुना करेंगे तो ये मेरा 2 हो जाता है। देखिए ये मेरा नीचे में क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गया, 2 एक परिमेय संख्या है, तो हर का यह क्या हो गया, मेरा हर का परिमेयकरण हो गया। उसी प्रकार से आपको देखिए यहाँ भी सवाल दिया हुआ है, तो इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे, 1 और बट्टा का नीचे क्या है, यहाँ पर है मेरा √7 और माइनस यहाँ है मेरा √4। इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी मेरा हर है, जो हर है इसी को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों के साथ। तो इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 और माइनस रूट का ये हो जाएगा मेरा 6, और बट्टा के नीचे क्या है, यहाँ भी मेरा क्या है √7 और माइनस का, देखिए यहाँ अगर माइनस है ना तो उधर में प्लस हो जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये दोनों अगर माइनस में है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसे काम करना है जिससे कि मेरा नीचे वाला जो है वो परिमेय संख्या में बदल जाए, इसीलिए ये सारा चीज़ करना पड़ता है। तो ये भी मेरा रूट में क्या है 6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में तो क्या हो जाएगा, मेरा रूट का 7 हो जाएगा और प्लस में रूट का 6 हो जाएगा, लेकिन बट्टा का नीचे क्या हो जाएगा, देखिए तो आपको a² + b² की वैल्यू आपको याद है, a² + b² की वैल्यू होती है a + b × a - b। उस फॉर्म में रखेंगे तो यह 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √7 और √7 को गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, और माइनस 6 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसी को अगर सॉल्व करते हैं तो यह हो जाता है मेरा √7 और माइनस का √6, और बट्टे के नीचे क्या हो जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो यह 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हर जो है क्या हो गया, एक परिमेय संख्या में बदल चुका है, मतलब एक परिमेयीकरण इसका हो चुका है। उसी प्रकार से अगला सवाल आपको दिया हुआ है जिसको आपको खुद से ही करना है, और इस टाइप के सवाल आपको अधिक और पूछे जाते हैं कि कौन मेरा परिमेय, इसका परिमेयीकरण कैसे करना है। इसका परिमेयीकरण कैसे करना है तो आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों का परिमेयीकरण आपको बैठ करके करना है। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि बट्टा 2 का हर का परिमेयीकरण कीजिए, 1 बट्टा √7 का हर का परिमेयीकरण कीजिए, 1 बट्टा 2 √3 के हर का परिमेयीकरण कीजिए, 1 बट्टा √7 - 6 का हर का परिमेयीकरण कीजिए, 1/√7 - 2 का परिमेयीकरण कीजिए। तो इस सारे क्वेश्चन को आपको इसी टाइप से बनाना है। आपको 2 चीज़ पे ध्यान देना है, एक वाला तो सिंगल वाला हम आराम से कर सकते हैं, जब भी आपको प्लस वाला और माइनस वाला इस टाइप से देखिएगा, जब आप प्लस वाला का परिमेयीकरण करेंगे ना, जब प्लस वाला का परिमेयीकरण करेंगे तब इस प्लस के जगह पर 2 माइनस √3 करना पड़ेगा। माइनस वाला को कर रहे हैं तो प्लस वाला √7 प्लस √6 है, मतलब माइनस है तो प्लस वाला से और प्लस है तो माइनस वाला से गुना करना है। जैसे यहाँ पर माइनस में था तो हम प्लस वाला से दोनों को ऊपर नीचे को गुना किए, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट टाइप, और लास्ट टाइप आता है हमारा घातांक का नियम के आधार पर कुछ सवाल हमें पूछे जाते हैं। और घातांक का नियम पर किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं देख लीजिए। तो अगला जो भी हमारा सवाल बनता है वो हमारा घातांक के नियम पर बनता है, और वो घातांक का नियम पर हमें कुछ इस टाइप से सवाल देखने को मिलते हैं। और इन सभी नियम का हम लोग पहले घातांक का नियम को जान लेते हैं कि घातांक का नियम किस प्रकार से होता है, और उस नियम के आधार पर हम इन सारे सवालों को लगा सकते हैं। घातांक याद रखिएगा, घातांक का पहला नियम कि कोई भी दो संख्या यदि आपका गुना में है, कोई भी दो संख्या, दो एक ही प्रकार का संख्या यदि गुना में है और उसका पावर हमारा कुछ अलग अलग है, एक में x है और एक में y है, अगर मेरा बेस सेम है और अगर वो गुना में है तो पावर जो होती है वो हमेशा जुड़ जाती है, मतलब a का पावर x + y हो जाएगा। ये आपका पहला घातांक का नियम याद रखना है। दूसरा घातांक का नियम को याद रखना है कि कोई भी आपका संख्या अगर इस प्रकार से है और सेम संख्या, यदि आपको सेम संख्या y है और वो भाग के रूप में है तो आप याद रखिएगा गुना में जो पावर है वो जुड़ जाती है और भाग में जो है पावर वो क्या हो जाती है, वो घट जाती है। x में पावर y को घटा देंगे। ये आपका दूसरा घातांक का नियम आपको याद रखना है। तीसरा घातांक का नियम आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या अगर रहता है, कोई भी संख्या का स्क्वायर इस प्रकार से पावरों में अगर पावर रहता है, पावर में पावर हमेशा इधर x है और ये मेरा y है, तो पावर अगर पावर में भी पावर रहता है तो ये आपका a का पावर x × y ये आपस में गुना हो जाता है। दूसरा आपको याद रखना है चौथा आपको याद रखना है कोई भी संख्या हो, चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या हो, यदि उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। फिर आपको याद रखना है
पाँचवा आपको घातांक का नियम याद रखना है कि कोई भी अगर संख्या है उसका पावर अगर माइनस में है तो उसका वैल्यू जो होता है इस इन्वर्स का मतलब, इस माइनस का मतलब जिसको इन्वर्स बोलते हैं का मतलब ही होता है कि उल्टा। उल्टा का मतलब होता है कि 1/, इस माइनस का मतलब होता है 1/, का नीचे ये है मेरा a और उसका पावर है 1। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ये 5 घातांक का नियम है जिसके आधार पर हम जितने भी घातांक के नियम से जुड़ा हुआ सवाल हमें पूछे जाएंगे उन सभी नियम, ये सभी क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। अब देखिए हमारा सवाल किस टाइप से हमें बनता है। पहला दिया हुआ है 36 का पावर 1/2। तो 36 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे और इसे हम लोग जिसका छोटा रूप में लिखने का लिखेंगे। देखिए लिख सकते हैं क्या, और ऊपर में मेरा पहले से ही ऑलरेडी क्या है 1/2 है। तो देखिए पावर है, ऊपर में पावर, पावर में भी पावर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पावर में भी पावर हमको देखने को मिल रहा है, पावरों में भी पावर देखने मिल रहा है। तो घातांक का ये नियम कहता है, तीसरा नियम, कि पावर में भी पावर अगर होता है तो ये आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम इस 2 को और इस 2 को काट सकते हैं और इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरा आपको दे देते हैं, चलिए एक और सवाल हम इसी टाइप से, अगर हम क्वेश्चन आपको दे देते हैं कि यहाँ पर 64 का पावर 1/2 दे देते हैं। 1/2 की जगह हम यहाँ पर चलिए लिख देते हैं 3/2 लिख देते हैं, 3/2। तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 का पावर, या फिर हम इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ सकते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, 5 और 1 6, यानी कि 2 का पावर हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़े हम कैसे करके, ये 64 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 32 बार में 16, 8, 4 और ये 2, कितना 1 2 3 4 5 6 आया। तो 2 का पावर 6 के रूप हम लिख सकते हैं इसी 64 को, और पावर में है कितना 3/2। अब मैंने कहा पावर में पावर अगर रहता है तो आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ये 2 और ये 2 तिया 6, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी टाइप से पावर में पावर जो रहता है वो मेरा गुना हो जाता है। दूसरा देखिए, नीचे बेस मेरा सेम है और वो गुना में है। कोई भी संख्या जिसका बेस सेम हो और उसका ऊपर यानी कि जो भी पावर रहता है वो अलग अलग रहता है और गुना में रहता है, तो पावर आपस में क्या करते हैं, पावर को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये जुड़ जाएगा आपस में, यानी कि 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3/2 प्लस 1/3। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर ये 2 हो जाएगा और 3 और 1 4, यानी कि 2 का 2, 2 दूनी 4। तो ये 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक सवाल आपको दिया हुआ है। देखिए 8 के रूप में दिया हुआ है, 4 के रूप में दिया हुआ है और यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो इसको पहले हमें तोड़ना पड़ेगा, फिर जाके इसको बनाना पड़ेगा। इसको करेंगे देखिए किस प्रकार से, 8 को यदि हम तोड़ेंगे तो 8 को हम लोग 2 का पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 3 लिख सकते हैं क्या, और पावर में मेरा क्या है पहले से ही 4/3 दिया हुआ है। बट्टा का नीचे क्या है मेरा, देखिए 2, बट्टा के नीचे 4 है, तो 4 को हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, और ऊपर में क्या दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। इस 3 से हम इस 3 को काट सकते हैं और इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं। अब मेरा क्या बचा इधर में 2 का पावर 4 बचा और बट्टा के नीचे 2 का पावर 1 बचा। कोई भी दो संख्या यदि भाग में रहती है, बट्टा मतलब भाग ही होता है, कोई भी संख्या यदि भाग में रहता है और सेम संख्या रहता है तो पावर हमेशा घट जाती है। दोनों सेम संख्या हैं और पावर मेरा अलग अलग है और भाग में है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 और 4 में से 1 घट जाएगा, तो 2 का पावर इसमें 3 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस घातांक के नियम के अनुसार। अगला घातांक का नियम आपका कहता है किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 1 होती है, यानी कि 1 9 8 6 का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला आपको याद रखना है, कोई भी संख्या में अगर इन्वर्स में कोई संख्या दिया रहता है तो इस इन्वर्स का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि इस इन्वर्स का मतलब होता है 1/, के रूप में लिखना है। तो इसे हम 1/, के रूप में लिखेंगे और ये 8 है और उसका पावर कितना है, 2 है। इन्वर्स का मतलब क्या हो जाता है, इसी इन्वर्स का मतलब मेरा बट्टा हो जाता है। उसी प्रकार से अगर दोनों में हमको कोई संख्या दिया रहता है तो क्या इस इन्वर्स का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो इस इन्वर्स का मतलब होता है बट्टा या फिर उल्टा, बट्टा या फिर उल्टा हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका मतलब उल्टा होता है। तो क्या कर देंगे, 2/3 है तो इसे हम 3/2 लिख सकते हैं।
इसे हम 3/2, इसे हम उल्टा दिए, उल्टा अगर नहीं समझते हैं तो बट्टा ही समझिए। तो इसका मतलब क्या बोले, बट्टा 1, और ये क्या हो जाएगा मेरा 2/3, और ये 3 आपका ऊपर चला जाता है, यानी कि 3/2। किधरों से भी समझ करके आपको खाली घातांक का नियम को समझना है। तो इस प्रकार से आपका घातांक का नियम या फिर जितने भी टाइप के आपको नंबर सिस्टम में बनते हैं वो सारे टाइप को मैंने आपको करा दिया। इसके बाद आपका यह फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना जो भी प्रैक्टिस बुक खरीदे हैं तैयारी करने के लिए, वो सारा क्वेश्चन को सामने रखें और सारा क्वेश्चन को लगाएं। कितना सवाल आपका अपने से बनता है कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि मैंने इस वीडियो को देखने के बाद मेरा इतना सवाल बन गया था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जुड़िए।